हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रिवीजन कोर्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज लाइक अ बैलेंस शीट और इट इज द रिकॉर्ड of all the international trade and financial monetary transactions between a country and the rest of the world in a given period of time. तो बैलेंस ऑफ शीट पेमेंट मतलब बैलेंस ऑफ, ये एक बैलेंस शीट है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक कंट्री का और उसके साथ दूसरे कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, it tells us the flow of money in and out of the country, and also it says whether the country has saved enough to pay for imports. So ये फ्लो ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करते हैं इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, और ये भी कहते हैं कि एक कंट्री ने उन्होंने इनफ सेव किया है टू पे इट्स इम्पोर्ट। और बीओपी सरप्लस क्या होते हैं? बीओपी सरप्लस मतलब जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं when it is compared to import. So deficit is just the opposite, import ज़्यादा है than export, और BOP ज़ीरो है जब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी सेम होता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में आइदर BOP सरप्लस होते हैं या BOP डेफिसिट होते हैं। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब BOP। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंट और तीसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों लाइक हेडिंग है। तो एक्सपोर्ट्स में गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, और इंपोर्ट्स में भी सेम। और कैपिटल अकाउंट में देखिए बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज प्लस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोइंग क्योंकि कैपिटल है ये, ठीक है, और ये है लेंडिंग टू द इम्पोर्ट मतलब लेंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। ये है बोरोइंग एक्सपोर्ट है बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और ये है इम्पोर्ट मतलब लेंडिंग टू द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, लेंडिंग टू द फॉरेन कंट्रीज मतलब आप दे रहे, आप फॉरेन कंट्रीज को लेंड कर रहे हो, और ये है बोरोइंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर RF जो है ये है रिसीट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, और PF जो है ये है पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। तो इसका डिफरेंस जब हम लेते हैं, अगर ये ज़ीरो हो तो देयर इज़ इक्विलिब्रियम, देयर इज़ नो डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो सरप्लस होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि रिसीट्स फ्रॉम फॉरेनर्स ज़्यादा होगा दैन पेमेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द फॉरेनर्स। और अगर ये लेस देन ज़ीरो हो तो डेफिसिट होगा। सो व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब सरप्लस और डेफिसिट जब होता है? सो द मेन प्रॉब्लम इज टू चेक एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. There are many measures to correct disequilibrium in the balance of payment. The important ones are: under flexible exchange rate, the disequilibrium in the balance of payment is automatically solved by the forces of demand and supply of foreign exchange. Flexible exchange rate में automatically it is solved by ये solve हो जाते हैं automatically by normal demand supply of foreign exchange. Depreciation has the effect of encouraging exports and discouraging imports. So depreciation मतलब क्या है? Depreciation मतलब encourage exports, discourage imports. Depreciation का मतलब ये है, that is to encourage exports and discourage imports, and thus can be used to solve BOP disequilibrium. Devaluation क्या है? देखिए डेप्रिसिएशन मतलब इट इज़ डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, और डिवैल्यूएशन जो अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन मतलब एक्सपोर्ट चीप हो जाती है, एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर एंड इम्पोर्ट्स बिकम डियर। तो डिवैल्यूएशन का मतलब है, देखिए डिवैल्यूएशन
exports becomes cheaper and imports becomes dearer. ठीक है, ओके. सो devaluation is by monetary authority और depreciation market forces से determined होते हैं. नेक्स्ट है import restriction. तो to correct the disequilibrium in the balance of payment, government also adopt direct controls which aim at limiting the volume of imports. तो disequilibrium करेक्शन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल भी अडॉप्ट करते हैं, जिसका एम है टू लिमिट द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स. इंपोर्ट में लिमिट करना होता है. ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ अनडिजायरेबल और अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स बाय लेविंग हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज, फिक्सेशन ऑफ कोटाज एक्सेट्रा. नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल. एक्सचेंज कंट्रोल हैज़ अ डुअल पर्पस. तो एक्सचेंज कंट्रोल का डुअल पर्पस जो है, इट रेस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है एंड ऑल्सो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज. तो ये इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है. एक्सचेंज कंट्रोल मतलब क्या है? एक्सचेंज कंट्रोल क्या करता है? एक्सचेंज कंट्रोल इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, और रेगुलेट और कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज को. ठीक है, सो विथ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट्स आर रिड्यूस्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेक्टेड. ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स जब इंपोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस लिया जाते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है, तो इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं और जो विजिबल और इनविजिबल इंपोर्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्टेड हो जाती है. नेक्स्ट है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट. अ कंट्री कैन यूज कैपिटल इंपोर्ट्स टू करेक्ट डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो एक कंट्री कैपिटल इंपोर्ट्स यूज कर सकते हैं to correct the deficit in the balance of payment. एक country capital imports को use कर सकता है to correct deficit in the balance of payment. और next है stimulation of exports. The deficit in the balance of payment can also be corrected by encouraging export. तो ये balance of payment का जो deficit है वो correction किया जा सकता है अगर हम export को encourage करें. ठीक है, so BOP में deficit होने से हम exports encourage कर सकते हैं. ठीक है, डेफिसिट मतलब डिसबैलेंस्ड होने से. एक्सपोर्ट्स आर एनकरेज्ड बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग एक्सपोर्ट सरप्लस थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड बाय बेटर मार्केटिंग. एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉजेज द नेशनल इनकम टू राइज बाय मेनी टाइम्स थ्रू द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. ओके, नेक्स्ट है थियोरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. तो ये है डिवैल्यूएशन, द इलास्टिसिटी अप्रोच. तो ये क्या है? द इलास्टिसिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद मार्शल एंड लर्नर. इट स्टडीज द कंडीशंस अंडर विच डिवैल्यूएशन रिस्टोर्स इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो डिवैल्यूएशन से कैसे इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में. In its simplest form, the rule states that price elasticity of demand for imports and export must sum to greater than unity. मतलब price elasticity of imports plus exports must be greater than 1. तो ये है demand elasticity for export और ये है demand elasticity for imports और इसको हम कहते हैं Marshall-Lerner condition. ठीक है, नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन अब्जॉर्प्शन अप्रोच. ये था इलास्टिसिटी अप्रोच और ये है अब्जॉर्प्शन अप्रोच. तो अब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है? अब्जॉर्प्शन अप्रोच runs through the income effect of devaluation as against the price effect of the elasticity approach. तो absorption approach क्या है? ये income effect of devaluation के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, तो देखिए the theory states that if a country has deficit in the balance of payment, अगर country का deficit हो balance of payment पे, it means that the people are absorbing more than they produce. ठीक है, deficit कब होता है? जब import ज़्यादा होता है. इसका मतलब लोग ज़्यादा absorb कर रहे हैं instead of producing, क्योंकि export कम है. The analysis can be explained in the following form.
देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पर y नेशनल इनकम है, c है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई डी है इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बेसिकली टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, x रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट और m रिप्रेजेंट करता है इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो c प्लस आई डी जो है इट इज द टोटल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, c प्लस आई डी है टोटल अब्जॉर्प्शन जो हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हम b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू y माइनस ए। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड टोटल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो नेशनल इनकम और टोटल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि देखिए x माइनस एम मतलब ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, फाइन, सो द एडिशनल इनकम सो जनरेटेड विल फर्दर इंक्रीज। सो इससे जो एडिशनल इनकम होते हैं जो वो इंक्रीज होगा via the multiplier effect. This will lead to an increase in the domestic consumption. ठीक है, fine. Thus, the net effect of increase in national income on balance of payment is the difference between total increase in income and the induced increase in absorption. Total increase in income or induced in the increase in absorption, ये है difference. So we can denote it in this way, that is del B. Okay, difference minus del y minus del a. ठीक है, so the difference between y and a is called real holding. ये जो difference है इसको हम real holding कहते हैं। Thus the effect on the balance of payment of increase in income due to devaluation is equal to real holding in the economy. तो balance of payment का जो effect होता है of increase in income due to devaluation, इसको हम real holding भी कहते हैं in the economy. Okay, so this is it. Next है absorption approach, elasticity absorption approach. तो elasticity approach basically एक micro based approach है और absorption approach जो है ये macro based approach है। ठीक है, so this approach is as developed by Sidney Alexander in his famous paper published in 1952. According to absorption approach, the balance of payment is treated as the difference between national income and total expenditure. ठीक है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, balance of trade and designating total expenditure or total demand as total absorption. ठीक है, so demand as total absorption, the above equation can be rewritten as B is equal to y minus E. Since total absorption is composed of the demand created for all purpose, तो एक 3 sector economy में हम absorption ऐसे लिख सकते हैं, C plus I plus G. ठीक है, so devaluation will affect the balance of trade either by affecting the real national income Y, devaluation balance of trade को affect करेगा either by affecting real national income or by affecting total absorption. ठीक है, devaluation, तो devaluation क्या affect करेगा, balance of trade को affect करेगा by affecting what, affecting real income, real national income or total absorption. ठीक है, fine. Thus, the change in the balance of trade may be expressed as dB is equal to dy minus dA. ठीक है, so total absorption can be separated into 2 parts. First, any change in real income will cause a change in the absorption, that is consumption demand. तो real income change होने से absorption consumption demand पर change होगा, which will be equivalent to the change in real income multiplied by the propensity to absorb. ठीक है, so secondly, devaluation will directly affect absorption, which will depend among other things on the level of real income at which the devaluation takes place. ठीक है, तो इसको हम direct effect कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर change in absorption मतलब C into dy, क्योंकि देखिए real income change होने से absorption change होगा। ठीक है, तो और absorption जब change होगा this will be equivalent to change in real income multiplied by the propensity to absorb, that is C. ठीक है, plus
Secondly, devaluation will directly affect absorption, which will depend among other things on the level of income at which the devaluation takes place. ठीक है, तो इसको हम direct effect on absorption हम D कहते हैं. ठीक है, so we substitute this value DA in the equation. ठीक है, तो ऐसे हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को. तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि द इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड फर्स्ट डिपेंड्स ऑन द रियल इनकम, और फिर द प्रोपेंसिटी टू अब्सॉर्ब, एंड देन ऑन डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन. इनकम, देखिए फर्स्ट है रियल इनकम, फिर प्रोपेंसिटी टू अब्सॉर्ब, और लास्ट है D, that is direct absorption. ठीक है. Thank you for watching the video. I hope this helps in your revision process. So keep watching, keep learning, and stay tuned for more videos.